हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन विद डिफरेंस। और आज का हमारा टॉपिक है, हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के स्टेप्स पढ़े थे। तो हमने फर्स्ट 3 स्टेप्स डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद हमारे पास एक्सपेरिमेंटेशन का स्टेप है कि हमने एक्सपेरिमेंटेशन करना है। एक्सपेरिमेंटेशन पे हम क्या करेंगे कि अगर हमारा हाइपोथेसिस दुरुस्त साबित हो गया है या गलत साबित हो गया, इस चीज़ को चेक करने के लिए कि हाइपोथेसिस दुरुस्त है या सही है, तो हम एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे। एक्सपेरिमेंटेशन का जो स्टेप है ये डिडक्शन के बाद आता है। तो एक्सपेरिमेंटेशन का हम क्यों करते हैं तजुर्बात कि जो हमने डिडक्शंस निकाली थी या जो हमने हाइपोथेसिस बनाया था वो हाइपोथेसिस सही है या गलत है, करेक्ट है या इनकरेक्ट है। इसके लिए हम मुख्तलिफ टेस्टिंग करते हैं। इसके लिए हम उसके ऊपर हाइपोथेसिस के ऊपर और डिडक्शन के ऊपर मुख्तलिफ टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग करने के बाद हम ये देख लेते हैं कि हमारा हाइपोथेसिस करेक्ट है या नहीं करेक्ट, इनकरेक्ट है। ये चीज़ हमें समझ आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है समराइजिंग द रिज़ल्ट। अब जब हमने चेक कर लिया कि हमारा हाइपोथेसिस या तो होगा करेक्ट या होगा फॉल्स, इन दोनों में से एक चीज़ होगी, उसके बाद हमें पता चल गया, फॉर एग्जांपल लेट्स से आई एम सेइंग दैट कि हमारा हाइपोथेसिस जो है वो सही साबित हो गया। सही साबित हो गया तो ये हमारा रिज़ल्ट निकल आया है। अब हमने जो रिज़ल्ट्स निकाले थे एक्सपेरिमेंटेशन के नतीजे में, उसमें हम क्या करेंगे, उन रिज़ल्ट्स को हम एक डाटा की सूरत में बना देंगे। एक डाटा बनाएंगे कि हमने ये तजुर्बात किए, उनके ये रिज़ल्ट्स निकले, वो एक डाटा बन जाएगा। अब डाटा जब बन जाएगा तो उस डाटा को हमने क्या कर दिया, समराइज़ कर दिया। किसकी बेस पे, एक्सपेरिमेंटेशंस की बेस पे। एक्सपेरिमेंट्स किए थे हमने, वो सब एक्सपेरिमेंट्स भी उसमें दर्ज होंगे कि हमने क्या क्या तजुर्बात किए थे। उसके अलावा उसका हम जब हम एक डाटा बना लेंगे तो उसका हम एक एवरेज लेंगे। ओके, एक एग्जांपल है इसकी एवरेज। मैं आपको बताती हूँ कि एवरेज क्या होती है। कि आपने रेस लगाई, आपने 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है रेस में। तो आपने 1 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो फर्स्ट टाइम जो कवर किया वो किया 15 मिनट्स में। आप दौड़े हैं और आपने 15 मिनट्स में वो डिस्टेंस कवर किया। ये आपकी होगी ऑब्जर्वेशन नंबर 1 कि आपने 15 मिनट के अंदर आपने कवर किया है अपना 1 किलोमीटर का डिस्टेंस। उसके बाद दूसरी दफ़ा जब आप रेस लगाएंगे तो उसी डिस्टेंस 1 किलोमीटर की डिस्टेंस को आप 10 मिनट्स में कवर करते हैं। तो ये आपकी हो जाएगी दूसरी रीडिंग जो कि है 10 मिनट। उसके बाद थर्ड टाइम में जब आप रेस लगाएंगे तो आप वो डिस्टेंस कवर करते हैं 7 मिनट्स में। ये 3 मैंने रीडिंग्स ले ली, ये 3 मैंने एक्सपेरिमेंट हुए और इसके बाद मैंने अपनी 3 रीडिंग्स ले ली। तो अब ये मैंने जितनी रीडिंग हमारे पास आई, हम क्या करते हैं, उनको इस तरह से लिखेंगे और जितनी वैल्यूज़ है 1 2 3 उनको हम डिवाइड कर देंगे उतने नंबर से। तो इसका जो आंसर आएगा जो कि 7 आ जाएगा या फिर कुछ आ जाएगा, जो भी इसका आंसर आएगा वो होगी इसकी एवरेज। तो अब हमने जो रिज़ल्ट्स निकाले हैं उनका डाटा बनाया, डाटा की एवरेज ले ली, कितनी दफ़ा डाटा लिया, कौन कौन सा डाटा लिया, और डाटा में एवरेज जो है वो क्या आ रही है। तो उस एवरेज को लेने के बाद हम उस एवरेज का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में हम मुख्तलिफ इक्वेशंस का यूज़ करेंगे, मुख्तलिफ फार्मूलाज का यूज़ करेंगे ताकि हम फाइंड आउट कर सकें कि फ़ाइनल रिज़ल्ट को, क्योंकि मैथ जो है वो एक बहुत अच्छा मेथड है, मैथमेटिकल मेथड, किसी भी चीज़ को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसीलिए हम उसके ऊपर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस मतलब तज्जिया करेंगे, उसके ऊपर वर्क करेंगे, स्टैट लगा के, क्वेश्चन फार्मूलाज वगैरह लगा के। तो ये हमने समराइज़ कर लिया अपने रिज़ल्ट्स को। ये आपने 4 पॉइंट्स याद रखने हैं कि रिज़ल्ट को समराइजिंग में हमने क्या क्या मेन पॉइंट्स यूज़ किए थे। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास, नेक्स्ट जो है वो रिपोर्टिंग द रिज़ल्ट है। अब रिज़ल्ट्स को जब हमने रिपोर्ट करना है, रिपोर्ट का मतलब पेश करना है, शाया करना है। जब हम उसको शाया करेंगे, रिपोर्ट करेंगे, तो हम किस सूरत में करेंगे, जैसे न्यूज़ लगती है न्यूज़पेपर्स में,
या बुक्स में कोई आर्टिकल, किसी अगर राइटर ने आर्टिकल लिखा है अपना, तो वो किसी बुक में छपवाएगा उस आर्टिकल को, या फिर उसके पम्फलेट बना के कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह से उसकी बुक्स पेश करेगा वहाँ पे कॉलेज यूनिवर्सिटी में, या फिर सेमिनार्स होंगे ताकि वो अपने रिज़ल्ट्स को बता सके वहाँ पे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में। तो ये कुछ मेथड्स हैं जो कि जर्नल्स में हम अपने रिपोर्टिंग करते हैं रिज़ल्ट्स की, या फिर उसके बाद बुक्स में करते हैं, या फिर कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटीज़ में। तो ये 4 हमारे पास रिपोर्टिंग के मेथड्स हैं। उसके बाद ये एक बॉक्स है कि व्हाट इज़ द कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ को काबू में रखना। अब एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगी कि इसमें बताया क्या हुआ है कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट्स। अब सिंपल सी चीज़ है, इसके अंदर 2 चीज़ें बयान है, एक कंट्रोल ग्रुप है और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप और तजुर्बाती ग्रुप। तजुर्बाती जिसमें कि हम मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी चीज़ कम भी कर सकते हैं, कोई भी चीज़ ज़्यादा भी तजुर्बा कर रहे हैं ना, पानी दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, ऑक्सीजन हवा दे भी सकते हैं, किसी चीज़ को नहीं भी दे सकते, ये हमारे अंडर है। लेकिन कंट्रोल ग्रुप में क्या है, कंट्रोल ग्रुप में काबू रहता है, चीज़ के ऊपर कंट्रोल रहता है। एनवायरनमेंट इज़ कंट्रोल इन दिस कंडीशन कि अगर हमने ऑक्सीजन देनी है तो कितने टाइम के लिए देनी है, कितनी देनी है, और कंटिन्यूस देनी है या रोक रोक के देनी है, ये भी डिपेंड करता है। और इसके अलावा हमने मुख्तलिफ कंडीशंस को भी कंट्रोल रखना है इसके अंदर। अब देखते हैं कि जब कंट्रोल ग्रुप है उसके अंदर, कंट्रोल ग्रुप के अंदर हमने कार्बन डाइऑक्साइड, एक पौधा रखा, प्लांट को जब हमने CO2 अवेलेबल की। आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो प्लांट तभी करते हैं सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करते हुए जब वो कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट से लेते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के अमल में, ये आपने याद रखना बात। तो कार्बन डाइऑक्साइड अब चाहिए उनको फोटोसिंथेसिस करने के लिए, तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड हम इनको दे देंगे, किसमें, कंट्रोल ग्रुप में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड है। तो ये कंट्रोल ग्रुप में हमें देनी पड़ेगी, हम अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हम एक्सपेरिमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्सपेरिमेंटेशन में हम कोई चीज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी है हमारी कि जैसा भी हम तजुर्बा करना चाहें। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हम कार्बन डाइऑक्साइड को अवेलेबल नहीं करेंगे। तो आप एक बात इससे खुद सोचें कि जब कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल होगी तो क्या फोटोसिंथेसिस होगी? क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। तो जाहिर है अगर CO2 अवेलेबल होगी, कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है, तो फिर फोटोसिंथेसिस भी डेफिनेटली होगी। और यहाँ पे CO2 अवेलेबल नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगी। तो ये है हमारे रिज़ल्ट्स जब हमने कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंटेशन किया। जब कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंटेशन किया तो फोटोसिंथेसिस कंट्रोल ग्रुप में हो रही थी, कंट्रोल ग्रुप में फोटोसिंथेसिस हो रही थी, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही थी। ये चीज़ आपने याद रखनी है। कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, क्वेश्चन में आ भी जाता होता है। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपका इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछें। थैंक यू।